हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट एमटीएस के एग्ज़ाम में आपके 15 नंबर की इंग्लिश आने वाली है। और उस इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आप पहले पढ़े, मैंने इसके लिए पहले ही बात कर ली है और पीडीएफ भी दिया था। उसी के सीरीज़ में हम आगे चलेंगे और आज बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। इसमें सिर्फ हम इतना समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं और प्रोनाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी सेंटेंस में कि कौन सा ये प्रोनाउन है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं आपको सबके बारे में पढ़ लेना है। और दूसरी बात रहेगी रूल, तो आपके जो एरर करेक्शन आते हैं उसमें रूल आपको पता होने चाहिए कि सेंटेंस दिया रहेगा उसमें क्या एरर होंगे। तो रूल्स के वीडियो अलग से आपको मिलेंगे जो कि एक मिक्सअप वीडियो होगी जिसमें आपके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेते हुए जो जो यूज़फुल रूल्स होंगे रिपीटेड है एग्जाम में है उसी को आपको दे दिया जाएगा, उसको पढ़ना है। साथ ही आपको क्या करना है, अपने स्तर से भी पढ़ाई करनी है। केवल इसी वीडियो या कहीं पर भी डिपेंड नहीं रहना है कि आपको तो मिलेगा ही मैटर, तो अपने भरोसे भी रहिए कि आपको खुद से भी सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रोनाउन में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए देखते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको एक ये केस टेबल दिख रहा है। ये मैंने जब आपको नाउन बताया था तभी मैंने ये चीज़ बताई थी। जो कैंडिडेट पहले से इंग्लिश पढ़े होंगे उनको ये चीज़ें अच्छे से याद होंगी। जिसको ना याद हो उसको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है और इससे काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल हमने प्रीवियस जो वीडियो दी थी उसमें बताया था। यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है आज इसलिए क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें प्रोनाउन में पूरी रूप से पड़ती है। नाउन में भी हमने केस के बारे में पढ़ा था, तब आपको वो बताया था मैंने, और आज भी इसको बता दे रही हूँ शुरू में ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए जो हमारे केस होते हैं, केस का मतलब है कि हमारे पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन का मतलब इंग्लिश में अगर ऐसे समझे, हिंदी या इंग्लिश में कुछ भी समझिए, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट पर्सन मतलब आप, और जिससे आप बात कर रहे हैं मतलब वो सेकंड पर्सन होगा, और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, जैसे दो लोग हैं, एक बात कर रहा है दूसरे व्यक्ति से और वो बात किसके बारे में हो रही है, तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर हो रही है तो वो आपके थर्ड पर्सन होंगे। अगर हम यहाँ पे जानना चाहें तो आपका जो है आई और वी जो है आपके फर्स्ट पर्सन में आएगा, यू सेकंड पर्सन में आएगा, ही शी इट दे ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे थर्ड पर्सन में शामिल होते हैं। समझ में आया पर्सन की क्या है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं ये केसेस क्या लिखे हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, और ये लिखा है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में भी दो पार्ट इसमें डिवाइड है, एक एडजेक्टिव और एक प्रोनाउन। पॉजेसिव केस में जो हमारे नॉमिनेटिव केस के कैटेगरी में आते हैं, फिर उसको जब हम पॉजेसिव केस में लिखते हैं तो पोजीशन का मतलब पॉजेसिव केस में जब हम लिखते हैं उस चीज़ को तो एक तरीके से उसको हम एडजेक्टिव में भी काउंट करते हैं और प्रोनाउन में। लेकिन एडजेक्टिव और प्रोनाउन सेम हो ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे हैं हमारे वर्ड जिसके सिमिलर हैं, बाकी के चेंज है। तो इसको याद रखना होगा कि जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग करें और वहाँ पर हमको पोजीशन दिखाना हो, पॉजेसिव केस का प्रयोग करना है, तो उस समय पे हमें जो है पॉजेसिव केस का कौन सा फॉर्म होगा, एडजेक्टिव फॉर्म ही रहना चाहिए, प्रोनाउन का फॉर्म नहीं लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद है आपका कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का मतलब होता है सेल्फ के लिए जहाँ पर चीज़ें होंगी रिफ्लेक्ट करेगा, स्वयं के लिए काम होगा। जैसे अगर आई हमने नॉमिनेटिव केस में लिखा है और उसका हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना है तो माई सेल्फ ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वी अगर नॉमिनेटिव केस पे है तो उसके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमको प्रयोग करने होंगे उसको आवर सेल्व्स यूज़ करना होगा। जहाँ पर ये सेल्व्स लिखा होता है ये प्लूरल में काउंट होता है। जैसे यहाँ पे योर सेल्फ है तो ये सिंगुलर है, जबकि योर सेल्व्स लिखा है तो ये हमारा प्लूरल होता है। तो इसको आप याद कर लेंगे। आइए एक क्रम से देख लेते हैं। जैसे आई का नॉमिनेटिव केस आई है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, और पॉजेसिव में माई या माइन आएगा। ठीक है, और उसके बाद माई सेल्फ होगा। वी का वी, अस, अवर, अवर्स, और ये अवर्स सेल्फ्स होगा। ठीक, यू का नॉमिनेटिव केस यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, दोनों सिमिलर है, याद रखेंगे। जबकि पॉजेसिव केस में देखेंगे यू या योस होगा, और ही का नॉमिनेटिव केस ही है जबकि ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, और पॉजेसिव केस हिज और हिज हो जाएगा। प्रोनाउन के केस में भी एडजेक्टिव के केस में भी। शी है यहाँ पर आपका नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस इसका हर होता है। पोजेशन में क्या होता है, हर हो जाता है और हर्स होता है।
इट का इट होता है दोनों जगह पे, ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस में भी, और इट्स हो जाता है आपका पॉजेसिव में जो है एडजेक्टिव के लिए, ठीक है। और ये क्रॉस बना है, इसका मतलब प्रोनाउंस में उसको इट्स के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। इट्स सेल्फ हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, दे, देम और देयर, और उसका जो है देम सेल्व्स हो जाएगा। तो इस तरीके के ये चार्ट है, इसे याद रखिएगा। हम अभी जब टाइप पढ़ेंगे प्रोनाउन की तो उसमें इसका काम आएगा, इस वजह से मैंने इस चार्ट को सबसे पहले ही आपको दिखा दिया है और पीडीएफ में इसको ऊपर रख भी दिया है कि इसको आप 1 से 2 बार पढ़िए, ध्यान से समझ में आ जाएगा। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस लिखेंगे और कई बार रीडिंग करेंगे बुक तो समझ में आएगा। देखिए नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है, बताया था मैंने कि हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग होता है। जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सबसे नॉर्मल क्या है, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये सिंपल सा है, बाकी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो बाद में कि वर्ब है, फिर आप एडवर्ब ऐड कर दीजिए, कंजंक्शन करिए, प्रीपोजिशन करिए, वो अलग अलग हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो जो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है वही हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, समझ में आया। हमेशा सब्जेक्टिव केस के स्थान पर नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस के जगह पर जो है ये ऑब्जेक्टिव केस जो लिखा है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इसका प्रयोग किया जाएगा। समझ आ गया होगा आपको। वर्ब के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे तो बताया ही जाएगा, वर्ब क्या है, आपकी जैसे क्रिया होती है, ठीक है। तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉमिनेटिव केस में हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह पे रखता है। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिसको कि हम नाउन की जगह पर रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई पैसेज लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, 10 लाइन लिखी हुई है और किसी के बारे में, सपोज करिए एक नॉर्मल सा एग्जांपल समझ लीजिए कि इसमें लिखा हुआ है, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, मान लीजिए मोदी जी के विषय में कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का नाम, मतलब सिर्फ चूंकि उनका पर्सनल नेम इंडिकेट करते हुए वो आर्टिकल आया है, ना कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखा हो, ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी लिखा हो और वो बार बार रिपीट हो रहा हो नाम नरेंद्र मोदी के नाम से, तो उनकी जगह पर बार बार रिपीटेशन को हटाने के लिए जहाँ पर भी नरेंद्र मोदी वर्ड बार बार आए तो वहाँ पे ही का यूज़ कर देंगे। या अगर ऐसे समझना चाहें, अगर कोई फीमेल है, मान लीजिए अगर उसका नाम सपोज करो कि रीता है, तो रीता से शुरू हो रहा है कोई सेंटेंस और वो कई बार रिपीट हो रहा है उस पूरे पैसेज में, तो जहाँ जहाँ रीता लिखा होगा, रीता को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, शी से, ठीक है, SHE लिख देंगे, ठीक। तो अगर मेल है तो ही से उसको रिमूव कर देंगे, और अगर फीमेल के लिए तो उसको शी से रिमूव कर देंगे। तो जहाँ कहीं पर भी नाउन होगा उसको हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बात और है कि नॉमिनेटिव केस सही होना चाहिए उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यही सारी चीज़ें हैं, आइए हम एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज जो है इंसिस्ट ऑफ अ नाउन, मतलब नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इतना छोटी सी बात है, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की। हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने हमारे प्रोनाउन हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहाँ पर उतना ही मैंने लिखा है। तो आइए जल्दी से समझ लीजिए। सबसे पहला हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। उम्मीद करती हूँ कि नाउन की जो चीज़ मैंने दी थी वो याद होंगे आपको, तभी ये चीज़ें आगे एक के बाद एक जो आप पढ़ते जाते हैं एक दूसरे से थोड़ा सा अटैच्ड होता है। एक आप समझ लेंगे तो दूसरा समझना आसान हो जाता है। तो समझेंगे, पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बात करें तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ पे जितने भी अभी आपको मैंने अभी केसेस दिखाए थे, आप देखे होंगे, आपको ये सभी शब्द देखने को मिले थे, जैसे आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, मतलब ये पर्सनल प्रोनाउन को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें, और इसमें केस क्या क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा है, आई, वी, सेकेंड पर्सन क्या है, यू है, और बाकी जो आपके ही, सी, इट, दे बचते हैं ये सभी हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं तो हमारा क्या है,
पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, अभी हमने चार्ट में देखा था, जैसे माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर, देयर्स। इसमें पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। जब कभी हमको किसी चीज़ पे अधिकार बताना हो कि यह पेन मेरी है, जैसे आप बताते हैं ना अधिकार है उस पर आपका, तब हम पोजेसिव केस का यूज़ करते हैं। यही आपका पोजेसिव प्रोनाउन होता है। इसी वजह से ये चार्ट आपको दिखाई गई थी। देखिए ये पोजेसिव है और ये वाला यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि ये एडजेक्टिव में आएगा। प्रोनाउन माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर और देयर्स, ये सभी आपके होते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं, अगला है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और जितने भी आपको यहाँ प्रोनाउन बताए जा रहे हैं सबके अपने पर्टिकुलर रूल होते हैं जो कि आपको जानने पड़ेंगे, और वो आपको मैं एक साथ कंबाइंड रूप में दूंगी। देखेंगे यहाँ पे जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, संकेतवाचक, मतलब वो संकेत करते हैं। जैसे इसको आप कह सकते हैं कि टू शो, टू पॉइंट, टू इंडिकेट और थिंग्स, मतलब वो किसी पीपल्स या थिंग्स, वस्तु को क्या करता है, इंडिकेट करता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से हमारे शब्द आते हैं, कैसे हम जानेंगे, उसको समझेंगे। इसमें क्या होता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में नियर और फार, मतलब दूर और डिस्टेंस को और टाइम को बताता है। जो कोई चीज़, वस्तु अगर नज़दीक रखी, जैसे कहते हैं ना दिस इज़ माई पेन, तो दिस इज़ मतलब आप दिखा के बता रहे ये चीज़। दैट का जहाँ यूज़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो दूर के लिए यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो आपके जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में वर्ड आते हैं उसको ध्यान लें कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे नियर और फार, फार मतलब दूर होता है, नियर मतलब पास की चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर सिंगुलर और प्लूरल भी इसमें होता है, जैसे कि दिस और दैट दोनों सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। दीज और दोज दोनों क्या है, हमारे प्लूरल नंबर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, अगला हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है, ये व्यष्टिवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कौन कौन से इसमें शब्द आते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। तो जब आप इसके जो टाइप पढ़ रहे हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही होगी। जैसे शायद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो उन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, तो ये तो पता चलेगा आपको कि ईच, आइदर, नाइदर, ये सभी क्या है, हमारे प्रोनाउन हैं। अब कौन से प्रोनाउन हैं, वो हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, तो पारस्परिक संबंधों को बताता है, तो उसको पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ये नाम लिखा हुआ है। इसमें कौन कौन सा, इसमें एक्सप्रेस नेचुरल एक्शन, जो नेचुरल एक्शंस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा होता है ईच अदर या वन एंड अदर, ये हमारे शब्द आते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें, जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा, उसके एग्जाम्पल भी यहाँ मेंशन किए गए हैं। जैसे देखेंगे, दे फ्रेंड्स वर ब्लेमिंग वन एंड अदर, यहाँ वन एंड अदर का प्रयोग किया गया है। तो ये जो आपका अनदर है, ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट है, जैसे अमन एंड रीता आर प्लेइंग विथ ईच अदर, यहाँ पे WITH होगा, यहाँ मिस्टेक है, H कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, अगला देखेंगे, तो रोहन एंड रितु लव ईच अदर। ठीक है, तो ये सभी हमारे शब्द क्या हैं, पारस्परिक संबंध को दर्शा रहे हैं, इस वजह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, नेचुरल एक्शंस हैं ये सभी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, उसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। यहीं पे समझ लेंगे इम्फेसाइज होता है या इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ये दोनों क्या होते हैं, दोनों जो होते हैं जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और इम्फेसाइज प्रोनाउंस होते हैं, ये दोनों सेल्फ प्रोनाउन के नाम से भी जाने जाते हैं। कई किताबों में इसको अलग अलग नहीं दिया गया रहता है, मतलब सिर्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही दिया रहता है, लेकिन मैंने यहाँ अलग अलग रखा है ताकि आप इसको भी जानते रहें। तो जैसे इसमें क्या क्या आता है, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, वन सेल्फ, हिम सेल्फ, इसमें भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इसी तरीके से सभी शब्द आते हैं। इम्फेसाइज का मतलब होता है दबाव डालना किसी चीज़ पर। जैसे अधिकार अभी आपने पढ़ा था ना पोजीशन के लिए, उसी तरीके से इसका भी प्रयोग करते हैं। जो जब दबाव का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रेशर किसी चीज़ पे डालते हैं नहीं इस चीज़ को, तो वही आपका होता है इम्फेसाइज। और ये जो अभी आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा है, ये भी मैंने सबसे टॉप पर ही ये जो आपको चार्ट दिखाया था, इसी में आपको बताई गई थी चीज़ें, तो वो यही है। देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे ये देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी आपने पढ़ा था, वही सब है। ये क्या होते हैं, सभी सेल्फ प्रोनाउन भी इसको कहा जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं
इंडेफिनिट प्रोनाउन के। इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, तो डज नॉट रिफ़र टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, मतलब ये किसी भी जो है स्पेसिफिक पर्सन थिंग्स, मतलब किसी चीज़ को स्पेशली रूप से जो है आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, मतलब ये कोई निश्चित नहीं होते इनके नाम। जहाँ पर भी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन लगा रहेगा उसका नाम ही है अनिश्चित सर्वनाम। इससे कोई निश्चितता का बोध नहीं होगा, फिक्स्ड कोई चीज़ नहीं होगी। जैसे कौन कौन से शब्द आएंगे इनके अंतर्गत जान ले। एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, समथिंग, नथिंग, ऑल, सम, दे, एनी, बोथ, एनदर, मच, फ्यू, लिटिल। ठीक है, फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस होता है, इसके रूल से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, इसको मैं आपको दूंगी आगे। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में समझ में आया होगा कि कौन कौन से वर्ड होते हैं, और जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है कोई निश्चित नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है कि डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन थिंग्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जानना चाहें तो ये देखते हैं, एवरीथिंग इज रेडी, बोथ आर गुड, इनफ इज इनफ। आप सुनते हैं अक्सर बोला भी जाता है, इनफ इज इनफ को कहते हैं नहीं, अब बहुत हो गया, अब बस बहुत हो गया, तो बोलते हैं। नेक्स्ट है एवरीबॉडी हैज़ अराइव्ड, हैव यू ईटन एनीथिंग, मतलब यहाँ पे कोई निश्चित चीज़ की बात नहीं हुई है, ना ही किसी निश्चित पर्सन की बात हो रही है किसके बारे में है, ना ही निश्चित थिंग के बारे में बात हुई है। अब हम आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों की रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, आइए इस कन्फ्यूज़न को भी दूर कर लीजिए और समझ भी लीजिए। जो रिलेटिव प्रोनाउन है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, दोनों में सेम वर्ड यूज़ होते हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो समझते हैं कि क्या है दोनों में डिफरेंस। देखिए, जो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव का क्या मतलब होता है, अगर देखा जाए रिलेट करना, संबंध बताना, तो संबंध वाचक सर्वनाम जो होता है वो रिलेटिव होता है, मतलब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस का रिलेशन जो बताए वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं, मतलब वो क्वेश्चन करते हैं। जब आप किसी सेंटेंस में या किसी से कोई प्रश्न करना होता है तब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सुनते होंगे, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है भाई, प्रश्नवाचक। तो दोनों में अंतर होता है, बस ये बात और है कि शब्द एक ही प्रयोग होगा लेकिन अर्थ हमारे बदल जाते हैं। जैसे देखेंगे जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, आप उसमें हु, हुम, हुज, विच, दैट, इन सब का प्रयोग करते हैं। और वहीं पर इंट्रोगेटिव में भी हम वाट, हु, हुम, विच, हुज का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे मीनिंग जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जैसे देखेंगे जहाँ आप कहीं पर भी रिलेटिव प्रोनाउन आए और वहाँ पे हु का प्रयोग करें, तो वहाँ पर उसका जो हिंदी में अनुवाद होगा या हिंदी में जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है जो या जिसे, होम का जिसे हो जाएगा, हुस का जिसका, विच जहाँ लिखा है जो, दैट भी जहाँ लिखा होगा जो। जबकि अगर यही बात हम इंट्रोगेटिव में करें, अगर उसी वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा तो उसका अर्थ में मीनिंग क्या निकलेगी, व्हाट मीन्स यहाँ क्या होगा, हु मतलब कौन हो जाएगा। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में हु जहाँ लिखा रहेगा उसका मतलब जो या जिसने हो जाता है। होम की जगह हम मतलब उसका अर्थ निकालते समय किसे का यूज़ करते हैं जो है इंट्रोगेटिव में। जबकि अगर हम रिलेटिव की बात करें तो जिसे का प्रयोग होगा, और विच का हो जाएगा कौन सा। देखिए, मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो हमारे ज़रूरी नहीं है सीबीएसई बोर्ड के कैंडिडेट, जो सीबीएसई बोर्ड के कैंडिडेट होते हैं उनको ये चीज़ें इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट होते हैं तो उनको कोई चीज़ अगर हिंदी में समझाते हुए अगर इंग्लिश बताई जाए तो उनको अच्छे से समझ में आती है। इस वजह से मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखा है, चाहता तो ऐसे ही बता सकते थे कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए मेंशन किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ पे समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है दिस इज़ द चेयर हुज लेग इज़ ब्रोकन। ये देखिए, ये आपका क्या है, रिलेशन बता रहा है ना, तो ये आपका रिलेटिव जो है प्रोनाउन हुआ। जबकि यहाँ पर अगर बात करें लास्ट वाले में कि जैसे सेकंड नंबर पे देखेंगे, द पेन विच आई यूज़ इज़ वेरी ओल्ड। अभी मैंने बताया था ना कि जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो तो यहाँ पर विच का अर्थ क्या निकलेगा, जो, न कि यहाँ पर कौन सा निकलेगा। ठीक है, द पेन विच मतलब ये जो पेन है आई यूज़ इज़ वेरी ओल्ड, ये पेन जो यूज़ कर रहे हैं हम वो क्या है, जो कि बहुत पुरानी है। इस पेन का रिलेशन बता रहा है कि
इस सेंटेंस से। तो अगर अगली बात करें कि व्हाट हैपेंड, कहते हैं ना आप लोग व्हाट हैपेंड, क्या चल रहा है, तो ये क्वेश्चन हुआ। व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन पूछते हैं आप एक दूसरे से कि व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस होता है, समझ में आया। और मैक्सिमम टाइम यही होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन आपको सेंटेंस के बीच में ही देखने को मिलते हैं, जबकि क्वेश्चन वाले नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अपवाद नहीं है, होते हैं बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पे यूज़ किया जा सकता है पहले भी। पर यहाँ पे कभी कभी आपको जो हमारे MTS एग्ज़ाम होते हैं या वनडे एग्ज़ाम होते हैं तो फाइंड आउट करने को सीधे दे देता है, सेंटेंस पूछ देगा कि बताइए, मतलब उसमें से प्रोनाउन। ऐसा पेपर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का अगर कोई पेपर देता रहा होगा तो देखेंगे जब 50 क्वेश्चन आते थे तो इस तरीके से क्वेश्चन खूब पूछे जाते थे कि वर्ब बताइए, आइडेंटिफाई करिए, नाउंस को करिए, एडजेक्टिव को करिए, इस तरीके से। तो सबसे ज़रूरी है पहले हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रो को समझें, उसके डेफिनेशन समझें, उसके टाइप्स को समझें और उसमें क्या है वो समझें। रूल की बात तो बाद में आएगी, पहले उसके बारे में तो जाने हम, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी आज की वीडियो में, मैंने प्रोनाउन आपको बताने की कोशिश करी थी। और बाकी आप लोग अपने सर से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।